हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू इंस्पेक्ट स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन कैसे की जाती है और स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्ट करने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप लोगों से जब भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए, इवन कि अगर आप लोग फील्ड में भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये नॉलेज काम आ सके। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म है जो कि वर्क साइड के ऊपर इरेक्ट किया जाता है अंडर स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर, और इसको स्कैफोल्डर्स ही इरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब स्कैफोल्डिंग कंप्लीट इरेक्ट हो जाती है तो उसके बाद इसका नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो इसकी इंस्पेक्शन होती है, जो कि थर्ड पर्सन जो है वो इसकी इंस्पेक्शन करता है। अब वो इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन करता है स्कैफोल्डिंग की, वो अपनी क्वालिफिकेशन बेस या एक्सपीरियंस बेस के ऊपर ही इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, वर्क लोकेशन के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की स्कैफोल्डिंग इरेक्ट की जाती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन का प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन में जो फर्स्ट चीज कंसीडर की जाती है वो ग्राउंड लेवल देखा जाता है। जहां पर स्कैफोल्डिंग इरेक्ट की जाती है, जिस लोकेशन के ऊपर स्कैफोल्डिंग इरेक्ट की जाती है, तो उसका ग्राउंड लेवल जो वो चेक किया जाता है कि उसके इर्द गिर्द एक्सकवेशन तो नहीं है, या जिस ग्राउंड लेवल के ऊपर स्कैफोल्डिंग इरेक्ट की है वो वेट कंडीशन तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है सबसे पहले ग्राउंड लेवल देखा जाता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट में वो सोल बोर्ड होता है। तो सोल बोर्ड की जो थिकनेस है वो 37 mm होनी चाहिए, और जो इसकी विड्थ 225 विड्थ इसकी होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 400 mm होती है, जो कि 40 सेंटीमीटर मिनिमम जो है इसकी लेंथ होती है। ये जो थिकनेस और इसकी जो बोर्ड की मैं लेंथ का स्टैंडर्ड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एडनोक और अरामको स्टैंडर्ड का प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सेकंड कंपोनेंट जो कंसीडर किया जाता है वो बेस प्लेट होती है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग सोल बोर्ड के बाद स्कैफोल्डिंग की बेस प्लेट जो है वो एक मेन कंपोनेंट होता है, उसको कंसीडर किया जाता है कि वो बेस प्लेट लगाई गई है या नहीं। अगर स्कैफोल्डिंग की बेस प्लेट नहीं लगाई जाती तो उस टाइम स्कैफोल्डिंग की इंस्पेक्शन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, अगर स्कैफोल्डिंग का एक मेजर कंपोनेंट ही नहीं लगाया जाता तो उस तरह में स्कैफोल्डिंग की इंस्पेक्शन उसी टाइम क्लोज हो जाती है। कुछ स्कैफोल्डिंग में चीजें होती हैं जैसे कि क्लम्प्स अगर टाइट नहीं है या कुछ ब्रेस मिसिंग है तो उसमें वो मॉडिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन हो सकती है, लेकिन अगर कंपोनेंट ही यूज नहीं किया गया तो उस टाइम स्कैफोल्डिंग की जो इंस्पेक्शन है वो उसी टाइम जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जो बेस प्लेट का जो स्टैंडर्ड है वो 150 mm उसकी लेंथ और 150 mm विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 6 mm होनी चाहिए, और ये बेस प्लेट का स्टैंडर्ड जो है वो मस्ट होना चाहिए। उसके बाद का जो कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है वो पोस्ट ट्यूब होती है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं। अब पोस्ट ट्यूब जो है वो स्कैफोल्डिंग बेस प्लेट के ऊपर एडजस्ट किया जाता है। अब पोस्ट ट्यूब का जो स्टैंडर्ड है वो BS 1139 जो कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, जो इसकी थिकनेस है वो 4 mm होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद का जो कंपोनेंट है वो लेजर, जो इसको हम रनर भी बोलते हैं। अब लेजर को पोस्ट ट्यूब के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि एक स्कैफोल्डिंग एक स्ट्रक्चर को खड़ा किया जा सके। अब लेजर को पोस्ट ट्यूब के साथ कनेक्ट किया जाता है, और फर्स्ट और सेकंड लेजर के दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम 2 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, 2 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर सेकंड स्टेप में प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड नहीं है तो तब भी उसको फ्रेम के तौर पर उसको यूज किया जाता है। उसकी जो मिनिमम लेंथ होती है वो 2 मीटर मस्ट होनी चाहिए। हर 2 मीटर के बाद लेजर को कनेक्ट किया जाता है। ये मिनिमम लेंथ इसकी मैं बता रहा हूँ। ये सारी फर्स्ट चीजें कंसीडर करने के बाद इनके साथ जो क्लम्प्स का यूज किया जाता है, जो मोस्टली राइट एंगल कटर्स का यूज किया जाता है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो EN 74 BS 1139 दो टाइप्स के जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर यूज होते हैं। अब जो क्लम्प्स है उनको चेक किया जाता है कि वो प्रॉपर टाइट है, कोई लूज क्लम्प तो यूज नहीं किया गया या कोई डैमेज क्लम्प तो यूज नहीं किया गया। क्लम्प को कंसीडर किया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन के दौरान किया जाता है वो बे लेंथ चेक की जाती है कि स्कैफोल्डिंग की जो पोस्ट ट्यूब है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है। अगर डिस्टेंस 1.5 मीटर है या 1.5 मीटर से ज्यादा है तो वो लाइट ड्यूटी में उसको कंसीडर किया जाता है। अगर उससे कम होगा तो फिर वो डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी है, मीडियम ड्यूटी है या हैवी ड्यूटी है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उन पोस्ट ट्यूब के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है। उसके बाद का जो कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है वो ब्रेसेस कंसीडर की जाती है कि स्कैफोल्डिंग के स्ट्रक्चर है, जो स्कैफोल्डिंग की स्ट्रक्चर रख किया गया है उसमें जो ब्रेसेस का यूज है उसको प्रॉपर प्रोसीजर के तहत जो है वो यूज किया गया है। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नोड पॉइंट। नोड पॉइंट से मुराद होता है कि एक पॉइंट ऐसा होता है जिसमें स्कैफोल्डिंग ट्रांसम, स्कैफोल्डिंग लेजर और रनर जो है आपस में वो कनेक्ट होती हैं, और उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है जो कि आपको ये पिक्चर में भी नजर आ रहा है, उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम वो 30 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर नहीं हम लगा सकते, इससे नीचे तो हो सकता है लेकिन इससे ऊपर जो ब्रेसेस का यूज है वो नहीं हो सकता। तो ब्रेसेस का जो डिस्टेंस होना चाहिए इनके दरमियान वो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि 35 से 45 का एंगल जो है वो बनता है। इस एंगल के ऊपर ब्रेस जो है वो मस्ट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो चीज कंसीडर की जाती है वो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन में वो एक्सेस है, जिसको हम लैडर बोलते हैं। ऊपर या नीचे आने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है वर्कर्स का, वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उसको कंसीडर किया जाता है कि लैडर जो यूज की जाती है, अगर 4 मीटर की लैडर यूज की जाती है तो उसकी रेशियो होती है 4:1। 4:1 का मुराद ये होता है कि जो भी हम स्कैफोल्डिंग की लैडर को यूज करते हैं तो उसका जो एंगल होना चाहिए वो एग्जैक्ट 75 एंगल होना चाहिए। ठीक है, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर 4 मीटर की लैडर है उसका 75 एंगल हम निकालेंगे तो उसकी जो रेशियो बनेगी वो 4:1 मीन्स के 1 मीटर जो है
नीचे से 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए 4 मीटर की लैडर का, तो ऑटोमेटिकली 75 एंगल उसका निकल आएगा। इसी तरह अगर 2 मीटर की लैडर होगी तो नीचे से 50 सेंटीमीटर का हम डिस्टेंस रखेंगे तो वो उसका 75 एंगल बनेगा। अगर 6 मीटर की लैडर को यूज करेंगे तो 1.5 मीटर का नीचे से डिस्टेंस रखेंगे, जो कि आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है। 6 मीटर लैडर का 75 एंगल जो निकल आएगा। इस लैडर के ऊपर जो क्लम्प्स यूज किए जाते हैं वो लैडर क्लम्प ही यूज किए जाते हैं। अगर किसी दूसरे टाइप के क्लम्प्स का यूज किया गया तो उसी टाइम उसको रेक्टिफाई किया जाता है। उसके बाद की जो चीज कंसीडर की जाती है वो प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो कि स्कैफोल्डिंग के प्लैंक्स होते हैं वो स्कैफोल्डिंग के ऊपर डाले जाते हैं। और प्लैंक्स के नीचे जो ट्यूब लगाई जाती है उनको हम ट्रांसम बोलते हैं, जिनके ऊपर बोर्ड रखे जाते हैं और बोर्ड का जो लोड होता है वो ट्रांसम के ऊपर होता है। और बोर्ड की जो कैपेसिटी होती है जिसको लोड कैपेसिटी बोलते हैं वो ट्रांसम के ऊपर डिपेंड करती है। अब ट्रांसम का जो डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो फाइनल चीज देखी जाती है स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन की जो फाइनल स्टेप होता है वो गार्ड रेल को कंसीडर किया जाता है कि गार्ड रेल जो है प्रॉपर प्रोसीजर के तहत लगाई गई है या नहीं। अब उसमें जो 1 मीटर मिनिमम जो है वो हाइट होनी चाहिए गार्ड रेल की, ठीक है। मैक्सिमम ये डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन के ऊपर काम चल रहा है और उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम जो लेंथ है उसकी गार्ड रेल का वो 1 मीटर होना चाहिए। मिड रेल और उसके साथ एक टॉप बोर्ड का यूज किया जाता है, तो ये कंप्लीट इसको गार्ड रेल बोलेंगे। मिड रेल और टॉप रेल के दरमियान जो डिस्टेंस होगा 50 सेंटीमीटर का होगा। इसी तरह एक नीचे टॉप बोर्ड यूज किया जाता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि मटेरियल्स जो है वो नीचे गिरने से उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और नीचे जो वर्कर्स हैं वो अपना काम जो है वो सेफ तरीके से कर सकें। तो इसी तरह अगर हम लोग स्कैफोल्डिंग में टाई वगैरह का यूज करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि स्कैफोल्डिंग कितनी हाइट पर बनाई गई है और उसके बाद स्कैफोल्डिंग की लोकेशन क्या है, नीचे ग्राउंड सरफेस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही स्कैफोल्डिंग टाई का यूज किया जाता है। तो आने वाली वीडियोस में मैं स्कैफोल्डिंग टाई सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग है उसकी इंस्पेक्शन का प्रोसीजर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।